सुप्रभात बच्चों। कल हमने रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया की अभिक्रिया दर और उसकी तात्क्षणिक दर के बारे में पढ़ा। अब आज हम उसकी अभिक्रिया की दर का प्रायोगिक निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र जो है आप देखिए, किसी भी अभिकारक या किसी उत्पाद की सांद्रता में समय के फलन के रूप में मापन करके अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जा सकता है। एक में देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वो घट रहा है, और दूसरे में है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो बढ़ रहा है। ये समय के सापेक्ष। पहले वाले में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता क्रमशः कम हो रही है। दूसरे वाले में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता क्रमशः बढ़ रही है। समय के फलन के रूप में सांद्रता के मापन की यह विधि थोड़ी कठिन है, लेकिन इसके स्थान पर कुछ प्रेक्षणीय गुण जैसे आयतन, दाब, प्रकाश, घूर्णनता, रंग में परिवर्तन, पीएच, ऊष्मीय या विद्युत चालकता का चुनाव करके अलग अलग समय अंतरालों पर उसका मापन एक अच्छी सुविधाजनक विधि है। इस प्रक्रम को कई बार कई अंतराल में दोहरा करके अभिक्रिया की अभिक्रिया दर का निर्धारण कर सकते हैं। अब औसत दर का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे जो चित्र दिया था इसमें किसी निश्चित समयांतराल, आप इसको पुनः देखिए, डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1 में अभिक्रिया की औसत दर अगर ज्ञात करनी हो तो समय T1 तथा T2 अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण x1 या x2 को ग्राफ की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। माना T1 तथा T2 समय पर किसी चयनित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता अगर x1 और x2 हो तो उस दशा में अभिक्रिया की औसत दर बराबर माइनस डेल्टा x बटे डी टी या माइनस x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1। ऋणात्मक चिन्ह के कारण दर का मान धनात्मक हो जाता है क्योंकि डेल्टा x का मान ऋणात्मक x2 माइनस x1 होगा। यदि चयनित स्पीसीज उत्पाद है तो अभिक्रिया की औसत दर होगी डेल्टा x बाई डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा x इज इक्वल x2 माइनस x1 और डेल्टा t इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम अभिक्रिया की औसत दर का निर्धारण कर सकते हैं। अब उसकी तात्क्षणिक दर का निर्धारण कैसे करेंगे? जैसे किसी भी t समय पर जो अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर होती है ये बराबर होती है किसी भी बिंदु पर, ग्राफ के किसी भी बिंदु पर उसकी प्रवणता। जैसे यहाँ देखिए P बिंदु लिया गया है तो इस P बिंदु पर ग्राफ की जो प्रवणता है वह OA बटे OB है। आप देखिए OA यहाँ तक और बटे OB है। तो ग्राफ में किसी भी बिंदु पर उसकी जो प्रवणता होगी वह अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर मानी जाएगी। अब अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 है अभिकारकों की प्रवृत्ति।
रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे मान लेते हैं अभिकारकों की प्रकृति ध्रुवीय या आयनित है तो वह अभिक्रिया तीव्र वेग से होगी। अगर अभिकारकों की प्रकृति सहसंयोजी या आणविक है तो अभिक्रिया मंद गति से होगी। कोई भी अभिक्रिया पुराने बंधों को तोड़कर नए बंधों के निर्माण के कारण होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं में बंध पुनः व्यवस्थित होते हैं। अभिक्रिया की दर उसमें टूटने वाले बंध तथा बनने वाले नए बंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में तथा नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन परऑक्साइड में परिवर्तित हो रही है। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण की तुलना में नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीकरण तीव्र गति से होती है, क्योंकि दोनों लेकिन अभिक्रियाएं दोनों समान दिखाई दे रही हैं। इनमें अभिक्रियाओं के अभिकारकों के बंधों में पुनर्व्यवस्थित होने में ऊर्जा का अंतर ही इन अभिक्रियाओं की गति या उनकी दर अलग अलग होती है। इसलिए एक अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, दूसरी अभिक्रिया मंद गति से होती है। तो अभिकारकों की प्रकृति पर अभिक्रिया दर निर्भर करती है। दूसरा है अभिकारकों का सांद्रण। सामान्यतया ये कहते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता अगर बढ़ा दें तो वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारकों के द्वारा आणविक टक्करों की संख्या या टक्करों की संभावना बढ़ जाती है। किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर पर अभिकारकों के सांद्रण में जो संबंध होता है उसको सबसे पहले गुलबर्ग ने दिया और उसको कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। यदि प्रत्येक सक्रिय द्रव्यमान पद पर संगत स्टोचियोमेट्रिक नियतांक का घात स्थिर हो। जैसे कोई सामान्य अभिक्रिया लेते हैं AA प्लस BB प्लस CC इज इक्वल टू उत्पाद, तो गुलबर्ग और वागे के अनुसार अभिक्रिया दर समानुपाती होगी A टू द पावर A B टू द पावर B C टू द पावर C, या अभिक्रिया की दर होगी K A टू द पावर A B टू द पावर B और C टू द पावर C। यहाँ पर K एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक भी कहा जाता है। तीसरा है ताप। ताप बढ़ाए जाने पर अभिक्रिया की अभिक्रिया दर बढ़ती भी है घटती भी है। सामान्यतया ये कहते हैं कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। और ये देखा भी जाता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की अभिक्रिया दर दोनों की बढ़ती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर कम बढ़ती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर अधिक बढ़ती है। अब उत्प्रेरक की स्थिति देखते हैं। सामान्यतया हम ये कहते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। ये पदार्थ जो उत्प्रेरक होते हैं वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं,
लेकिन अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरकों के रासायनिक संगठन भी अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के अभिक्रिया वेग के बढ़ने का कारण न्यून ऊर्जा अवरोध माना जाता है। ऊर्जा अवरोध में कमी के कारण अधिक संख्या में कार्यकारी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। इस दूसरे चित्र को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स विदाउट कैटलिस्ट, ऊपर वाला ब्लैक रेखा, और दूसरा है वो वहाँ पर ऊर्जा अवरोध है। जब हमने उत्प्रेरक मिला दिया तो यह जो ऊर्जा अवरोध है ये घट गया, और जब घट गया तो इस घटे ऊर्जा अवरोध तक अधिक से अधिक अभिकारकों के अणु पहुंच रहे हैं, जिससे उत्पाद के बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो उत्प्रेरक हमेशा ऊर्जा अवरोध को घटाएंगे अगर अभिक्रिया की अभिक्रिया दर बढ़ानी है तो। आप यहाँ देख सकते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, यक्स उत्प्रेरक है। ये माना जाता है कि ए बी यक्स के साथ जुड़ता है और एक मध्यवर्ती उत्पाद सक्रियण उत्पाद बनाता है जो उत्पाद के रूप में परिवर्तित होता है और अभिक्रिया के पश्चात यक्स बाहर अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर प्रभावित होती है। अब आते हैं वेग नियम तथा वेग स्थिरांक। पहले देखते हैं वेग नियम। गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों के मोलर सांद्रण पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। इस नियम में अभिक्रिया दर को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के गुणनफल पदों में व्यक्त किया जाता है। किसी भी सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग की वास्तविक जो निर्भरता को व्यक्त करने वाले मान प्रत्येक पद की घात के सांद्रण के रूप में व्यक्त होते हैं। जैसे आप देखिए, कुछ अभिक्रियाओं के लिए दिया हुआ है 2NOG प्लस H2G इज इक्वल टू N2G प्लस 2H2O। इसके लिए जो अभिक्रिया वेग होगा K इज इक्वल टू NO स्क्वायर इंटू H2। H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI के लिए अभिक्रिया दर है K H2 इंटू I2। 2NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2 के लिए अभिक्रिया दर है K NO स्क्वायर प्लस O2। 2N2O इज इक्वल टू 2N2 प्लस O2 के लिए वेग स्क्वायर है K N2O, केवल एक ही अणु टूटता है। NO2 प्लस CO इज इक्वल टू NO प्लस CO2 के लिए रेट जो होगा K NO2 स्क्वायर इंटू CO टू द पावर 0। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। ऐसे ही एस्टल्डिहाइड CH3 CHOG इज इक्वल टू CH4G प्लस COG, यहाँ पर रेट इज इक्वल टू CH3 CHO 3/2, या CHCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CCl4 प्लस HCl। यहाँ पर अभिक्रिया दर होती है CHCl3 इंटू Cl2 हाफ। तो ये कुछ अभिक्रियाओं के वेग नियम हैं। इनमें अभिक्रिया की अभिक्रिया दर जो है वो इस वेग नियम के आधार पर निकाली जा सकती है। अब हम देखते हैं वेग स्थिरांक तथा विशिष्ट अभिक्रिया वेग। वेग नियम में प्रयुक्त स्थिरांक को वेग स्थिरांक
या दर स्थिरांक कहा जाता है। इसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। जैसे मान लें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ पर रेट होगा के ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी, बी क्यू आर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर के वेग स्थिरांक तथा घात ए बी और सी क्रमशः अभिकारक ए बी सी के सांद्रण पर अभिक्रिया के वेग की निर्भरता को व्यक्त करते हैं। यदि हम मान लें ए 1 मोल प्रति लीटर, बी 1 मोल प्रति लीटर और सी 1 मोल प्रति लीटर हो तो अभिक्रिया की अभिक्रिया दर यानी रेट इज इक्वल टू के बराबर होगा। अर्थात किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो। अब वेग स्थिरांक के मात्रक देखते हैं। वेग स्थिरांक के मात्रक यहीं से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट वेग नियम के अनुसार वेग बराबर के ए टू द पावर पी क्यू बी टू द पावर क्यू एंड सी टू द पावर आर, जहाँ पर रेट इज इक्वल टू के अभिकारकों का सांद्रण टू द पावर एन या के इज इक्वल टू रेट बटे अभिकारकों का सांद्रण। अभिक्रिया का रेट जो होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड बटे मोल प्रति लीटर टू द पावर एन, या के का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर टू द पावर 1/n और सेकेंड यूनिवर्स। यह वेग स्थिरांक के मात्रक है। अब लक्षण क्या है इनके वेग स्थिरांक के? नंबर 1, यह अभिक्रिया के वेग का एक माप है। के का मान अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। दूसरा, किसी भी निश्चित ताप पर अभिक्रिया विशेष के लिए के का मान नियत हो। नंबर 3, ताप बढ़ाए जाने पर किसी भी अभिक्रिया विशेष के लिए वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। नंबर 4, वेग स्थिरांक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तथा नंबर 5, वेग स्थिरांक के मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं। n कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो पहले ऊपर हमने लिखा था मोल टू द पावर 1 - n, लीटर टू द पावर n-1 और सेकेंड टू द पावर -1। तो ये वेग स्थिरांक के लक्षण है। अब अभिक्रिया की अभिक्रिया दर या अभिक्रिया विधि कैसे होती है? जितनी भी जटिल अभिक्रियाएं संतुलित समीकरणों में होती हैं और उनमें बड़ी संख्या में अभिकारकों के अणु उपस्थित होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक अणुओं का परस्पर टकराना निश्चित है। अब जैसे जैसे अणु बढ़ते हैं सांद्रता बढ़ती है, उनके टकराने की संख्या या संभावना भी बढ़ती जाती है। इसलिए जटिल अभिक्रियाओं के संपन्न होने की व्याख्या करने के लिए ये माना जाता है कि जटिल अभिक्रियाओं को सोपानों की एक श्रेणी में संपन्न होती है और प्रत्येक चरण में एक दो या अधिक अणु भाग ले सकते हैं। इसलिए अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाएं माध्यमिक सोपानों में संपन्न होती है और इनको मौलिक प्रक्रम भी कहा जाता है।
किसी अभिक्रिया की संपूर्ण स्टोक्योमेट्रिक की व्याख्या करने के लिए अनुमानित माध्यमिक सोपानों के क्रम को अभिक्रिया की क्रियाविधि कहा जाता है। एक जटिल अभिक्रिया की कुल दर सर्वाधिक मंद मौलिक सोपान की दर पर निर्भर करती है। एक अभिक्रिया के लिए अलग अलग प्रायोगिक विधियों से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग करके क्रियाविधि ज्ञात उनकी की जा सकती है। अभिक्रिया दर की सांद्रता निर्भरता किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को सुनिश्चित करने में काफी सहायक सिद्ध होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं NO2 तथा F2 के मध्य अभिक्रिया। NO2 गैस प्लस F2 गैस इज इक्वल टू 2NO2F। यहाँ पर जो अभिक्रिया दर होगी K रेट इज इक्वल टू K NO2 इंटू एक्टिव मास ऑफ F2। अगर इसको सोपान में हम बांटें तो पहला सोपान NO2 प्लस F2 इज इक्वल टू NO2 प्लस F और दूसरा NO2 प्लस F इज इक्वल टू NO2F। अब इन दोनों सोपानों का योग जो होगा वो स्टोक्योमेट्री को संतुष्ट करता है। जैसे नीचे देखिए NO2 प्लस F2 इज इक्वल टू NO2 प्लस F और NO2 प्लस F इज इक्वल टू NO2F। टोटल जोड़ देंगे 2NO2 प्लस F2 इज इक्वल टू 2NO2F। यद्यपि अभिक्रिया दो चरण में पूर्ण हो रही है, लेकिन अभिक्रिया की कुल दर का निर्धारण स्टेप 1 से होगा, क्योंकि यह मंद गति से चलती है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की अभिक्रिया दर को निर्धारित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।